Good evening, everyone. Today we are here to discuss the topic of chromosomal theory of inheritance. As you can see in this slide, most of the time this question arises in the question paper and ask in the question paper who proposed the theory chromosomal theory of inheritance. Name of the scientist is Walter Stern and Theodore Boveri. Sometime यहाँ पे राइट किया होता है W Stern and Theodore Boveri in which year 1902. ओके सो इसका ईयर भी आपको लर्न करना है, एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ सो दैट आप जो है इसे लर्न कर सकें। और इस थ्योरी में बेसिकली क्या है आप ध्यान से सुनेंगे। क्रोमोसोम की मूवमेंट देखिएगी ड्यूरिंग द म्यूसिस। वो दे वर्कआउट द क्रोमोसोम मूवमेंट पे वर्क कर रहे थे, क्योंकि माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई थी ना 19th सेंचुरी के बाद में। तो उस टाइम पे जो भी मेंडल का जो वर्क जब रीडिस्कवर हुआ ना, तो उसके प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो है उस भी मतलब क्या कितनी बातें सच है, जैसे कि आज हम जीन जानते हैं और उस टाइम पे जो है वो मेंडल वो बात नहीं बता पाया था कि उसने तो ये कहा कि कुछ फैक्टर होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरे में ट्रांसफ़र होते हैं, वो फैक्टर किससे मिलकर बने होते हैं, ये सारी चीज़ें वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। मतलब डीएनए, न्यूक्लियोटाइड, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो वो मेंडल को नहीं पता थी, बट उसने जो मोटा मोटा आइडिया लगाया वो बहुत सही लगाया। ठीक है, तो नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन विद मेंडेलियन प्रिंसिपल, जो क्रोमोसोमल के जो सेग्रीगेशन है ना, ये मेंडेलियन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग जो है क्रोमोसोमल थ्योरी को जो है एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके देखा गया इन साइंटिस्ट के द्वारा। ठीक है, इस थ्योरी में उन्होंने क्या चेक किया, मूवमेंट और बिहेवियर देखा क्रोमोसोम का वॉज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन। मतलब जीन के साथ जैसे जीन बिहेव करते हैं वैसे ही, मतलब उन्होंने कहा जो क्रोमोसोम है वो भी पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं और जीन भी इस तरह से पेयर में ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन जब वो सेग्रीगेट करते हैं तब वो अलग अलग इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करते हैं। क्रोमोसोम मूवमेंट इज यूज टू एक्सप्लेन द मेंडल के लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ की गई। अकॉर्डिंग टू दिस क्रोमोसोम और जीन हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं। डिप्लॉयड सेल्स में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। आगे मैं इनका जो है वो प्रॉपर डायग्राम दिखाऊंगी। और फर्टिलाइजेशन के टाइम पे आपको पता है जब दो गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं तो दोबारा से रिस्टोर हो जाते हैं क्रोमोसोम का नंबर डिप्लॉयड कंडीशन में। ठीक है, सो यहाँ पे जो हमारे हंट मॉर्गन, उन्होंने एक लिंकेज का कंसेप्ट दिया था जो कि एक्सेप्शन केस था मेंडल के सेकेंड लॉ का। ठीक है, सो थॉमस हंट मॉर्गन और उसके कोलीग्स ने एक कंडक्ट किया एक्सपेरिमेंट, किसको वेरीफाई करने के लिए, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को वेरीफाई करने के लिए। उन्होंने काम किया किस पे, फ्रूट फ्लाई पे। ये आप देख पा रहे हैं, ये फ्रूट फ्लाई है जिसका साइंटिफिक नेम है ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर। मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सो प्लीज़ आप इसको भी याद कर लीजिए। एक बार पूछा गया था व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रूट फ्लाई, सो यू शुड नो दैट ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर। इसमें इसके क्या फ़ायदे थे, इस फ्रूट फ्लाई को क्यों लिया गया, इसके दो कारण थे। एक तो इनको पहचानना बहुत आसान था, मतलब मेल और फीमेल को आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन सी मेल फ्रूट फ्लाई है, कौन सी फीमेल है। दूसरा, इसका जो लाइफ साइकिल था ना वो 2 वीक्स का था और जेनेटिक्स स्टडी करना बहुत आसान था इस पे, और एक सिंगल मेटिंग से लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी प्रोड्यूस कर देते थे। तो ये इन फायदों की वजह से इसको सिलेक्ट किया था ड्रोसोफिला को। ठीक है, सिंथेटिक मीडिया यानी कि लेबोरेटरी में इसको ग्रो करके देखा गया क्योंकि इसका लाइफ साइकिल जो है शॉर्ट थी, और इसमें हम क्लियर पता लगा सकते हैं और हेरिडेटी वेरिएशन भी हम देख सकते हैं लो पावर के माइक्रोस्कोप से। तो ये फ़ायदे थे इसको चूज़ करने के। दूसरा, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज़ द फीमेल फ्लाई जिसकी रेड आई है, और ये है वाइट आई वाला मेल मेल फ्रूट फ्लाई। ओके, और F1 जनरेशन में आपको पता है 2 टाइप्स के ये जो फ्रूट फ्लाई है इसमें XX क्रोमोसोम होते हैं, इसमें XY होते हैं। तो यहाँ पे एक सिंगल को लेके लिखा हुआ है। ठीक है, F1 जनरेशन में इनके गैमेट बनाए गए हैं, और फर्दर आप अप टू जनरेशन में इनकी सेल्फिंग से देख पा रहे हैं गैमेट की फॉर्मेशन। ये जीनोटाइप है जो हम पहले भी कर चुके हैं, अगर आपने मेरे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे तो उनको देख लीजिए सो दैट आपको अच्छे से ये लेक्चर मेरे आगे वाले सारे समझ में आ जाएंगे। सो यहाँ से अच्छे से समझते हैं। जैसे कि हमने क्या लिया, हमने फीमेल रेड आई वाली ले ली। ठीक है, ये डोमिनेंट है, जो प्लस साइन है वो डोमिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये हमने लिया मेल रिसेसिव है यहाँ पे। तो इसमें XX XW प्लस
डोमिनेंट रेड आई फीमेल, और इसका जब हम क्रॉसिंग करेंगे मेल फ्रूट फ्लाई के साथ तो हमें इस तरह के जीनोटाइप, आप इस तरह की क्रॉसिंग ओवर बना के भी देख सकते हो, ठीक है। इस तरह का जीनोटाइप आपको मिलेगा। क्लियर है। सो अगर आप इन चीज़ों को अच्छे समझने के लिए आपको नोटबुक लेके साथ में बैठना पड़ेगा। तो एक बार थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट समझाने के बाद मैं आपको वो दोबारा से क्लियर करूँगी। लिंकेज क्या होता है? दो टाइटली लिंक्ड जो जीन होते हैं, जो बिल्कुल सेपरेट नहीं होते, एज इट नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होते हैं, उनको हम लिंक्ड जीन बोलते हैं। इसके बारे में मॉर्गन ने बताया था। इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन टुगेदर एज सच इन द नेक्स्ट जनरेशन नॉन एज द लिंकेज, ठीक है। इसे हम लिंकेज कॉल करते हैं, जो कि मॉर्गन ने दी है। मॉर्गन ने क्या किया? क्रॉस किया किसको? येलो बॉडी को, जो कि डोमिनेंट थी, ठीक है। इसमें कौन सा कलर करते हैं? चलो छोड़ देते हैं। येलो बॉडी वाइट आई म्यूटेंट फीमेल, यहाँ से रहने देते हैं। रीड तो आप खुद ही कर लेंगे, मैं आपको जस्ट एक्सपेरिमेंट बता देती हूँ। देखिए क्रॉस ए में हमने क्या किया? फीमेलली डोमिनेंट, जिसमें क्या है? येलो और वाइट है। दो जीन है यहाँ पे, येलो और वाइट कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। और ये वाइल्ड टाइप का हमने लिया, ठीक है। क्या? मेल लिया। ये डोमिनेंट है, यहाँ पे प्लस साइन मैंने कहा था ना, डोमिनेंट है। जब इनकी हम क्रॉसिंग ओवर करते हैं तो आप देखो, एक येलो वाला ऊपर बैंड देख पा रहे हैं क्रोमोसोम, एक नीचे जो है वो डोमिनेंट वाला, यानी कि वाइल्ड टाइप। जो डोमिनेंट है वही शो करेगा अपन जनरेशन में, ठीक है। तो ये समझ पा रहे हो? एक इस तरह के पॉसिबल क्रोमोसोम बने हैं, और एक इस तरह से दो टाइप की क्रॉसिंग ओवर देख पा रहे हैं ना यहाँ पे। सो हमें एंड पे रिजल्ट क्या मिला कि हमें पेरेंटल टाइप मिले 98% और रिकॉम्बिनेंट टाइप मिले 1.3%। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो हमारे जो डोमिनेंट जीन थे ना, वो बहुत पास पास थे, मतलब टाइटली लिंक्ड थे, तो उसमें क्रॉसिंग ओवर होने का तो कोई चांसेस नहीं है, तो वो एज इट नेक्स्ट जनरेशन में चले गए। तो इसलिए तो जो कॉम्बिनेशन बना आफ्टर जनरेशन में भी, वो भी पेरेंटल टाइप बना, रिकॉम्बिनेशन बहुत कम बने, ठीक है। देन सेकंड क्रॉस में आप देखिए, वाइट मिनिएचर रिसेसिव हमने इस बार क्या लिए है? फीमेल, ठीक है। वाइट और मतलब आई को छोड़ के, येलो को छोड़ के वाइट मिनिएचर विंग्स के साथ हमने क्रॉस किया, ठीक है। और ये वाइल्ड टाइप का हमने मेल लिया। देन हम सेकंड क्या देखे? वाइल्ड टाइप की हमें क्या मिले? फिर फीमेल मिली, और मेल जो है हमें वाइट मिनिएचर मिला। देन जब सेकंड ऑफ टू जनरेशन हमने की इनकी गैमेट बनाकर, ये आप लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में जिस तरह से उन्होंने किया है ना, ये उसका एक्सेप्शन केस है लिंकेज, ठीक है। सो पेरेंटल टाइप आप यहाँ पे देख सकते हैं 62.8% मिले, ठीक है। और हमारा क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट टाइप 37.2। लेकिन साइंटिस्ट यहाँ पे कंफ्यूज हो गया, उसको लगा कि 50-50 होना चाहिए था। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो जीन है वो दूर दूर है, दूर दूर है, तो इनके मतलब इनमें क्या होगी? या क्रॉसिंग ओवर हो गई। देखो यहाँ पे जो येलो कलर का सेगमेंट है, ब्लू वाले में से येलो जो है वो कंप्लीट उड़ गया है, यहाँ पे आ गया है, हाफ इधर चला गया है ना, एक्सचेंज हो गया मटेरियल। रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है? जो या तो हाफ सेगमेंट ही ब्रेक होके दूसरे मतलब जो है वो उसके क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाता है, लिंक्ड हो जाता है, या एक्सचेंज हो जाता है। ऐसे आप मान लो कोई किसी के गले मिलता है, दोनों के कलर लगे होते हैं, एक दूसरे के कलर लग जाता है ना, सेम वैसा ही कुछ यहाँ पे होता है। इस तरह से हमने क्या देखा? क्रॉस बी के अंदर पेरेंटल टाइप कम बने, रिकॉम्बिनेंट टाइप ज़्यादा बने, ठीक है। इसका मतलब रिकॉम्बिनेंट टाइप ज़्यादा बनने का मतलब है कि जो जीन है वो लूजली अटैच है, मतलब दूर दूर है। जो जितना दूर होगा उसमें जो है क्रॉसिंग ओवर के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो पास पास होंगे उनमें क्रॉसिंग ओवर नहीं हो सकती, इसलिए पेरेंटल टाइप यहाँ पे ज़्यादा बने, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो कम बने। समझ गए ये कॉन्सेप्ट? अब आप यहाँ पे देख सकते हो, द मॉर्गन क्रॉस द येलो बॉडी एंड वाइट आई म्यूटेंट फीमेल टू ब्राउन बॉडी रेड आई वाइल्ड टाइप मेल के साथ जब किया ना, मेल के साथ, डोमिनेंट मेल के साथ जब ये क्रॉसिंग हुई, तो F1 में उसे क्या मिला? ही गोट फीमेल वाइल्ड टाइप। जैसे कि यहाँ पे देखा ना आपने, फीमेल हमें वाइल्ड टाइप मिली। जो बातें वहाँ पे डायग्राम में समझाई गई वो लिखी हुई है यहाँ पे जस्ट, ठीक है। सो
इंटरक्रॉस विद देयर F1, बाद में F2 उनकी जो है सेल्फिंग कर दी गई। ही ऑब्जर्व दैट टू जीन डिड नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, मतलब अगर वो बहुत पास पास लिंक्ड हैं तो वो सेग्रीगेट नहीं हुए। मतलब अगर इस वाइल्ड टाइप का Y प्लस W प्लस इतने पास पास है तो एज इट ही ट्रांसफर हो रहे हैं, चेंज नहीं हुए। ठीक है, डू नॉट सेग्रीगेट। F2 रेशो डिवेटेड फ्रॉम, मतलब इस तरह की रेशो नहीं हमें देखने को मिली जो कि मेंडल के सेकेंड लॉ में दी गई है, इसलिए ये मेंडल का जो है एक्सेप्शन केस है। ठीक है, मेंडल के लॉ को नहीं मानता ये। द जीन दैट इनहेरिटेड टुगेदर विद अदर जीन, उन्हें हम लिंक्ड जीन बोलते हैं। क्लियर हो गया कंसेप्ट? मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बाकी चीज़ आप यहाँ पे भी देख सकते हो। मॉर्गन को क्या मिला कि जीन वर ग्रुप्ड ऑन द सेम क्रोमोसोम, जो सेम क्रोमोसोम पे जीन प्रेजेंट होते हैं और वो टाइटली लिंक्ड हैं तो वो एज इट चले जाते हैं। लूजली लिंक्ड वाले जो है वो एक्सचेंज होने के चांसेस हैं। लीनियस का मतलब होता है फिजिकल एसोसिएशन होना जीन का क्रोमोसोम पे। रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन को रिकॉम्बिनेशन, मतलब ये देखो यहाँ पे नॉन रिकॉम्बिनेंट बने हैं ना, मतलब नॉन पेरेंटल, कोई भी एक पेरेंट का मतलब दोनों पेरेंट के क्या हो गए हैं, हाफ हाफ सेगमेंट है तो नॉन पेरेंटल हो गए, मतलब एक पेरेंटल का नहीं है। ठीक है, सो इट अकर्स इन क्रॉसिंग ओवर ऑफ द क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस के टाइम पे ये होता है। ओके, मैं उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर काफ़ी बेनिफिशियल रहा होगा आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच।